कॉमिक्स राजा चैनल के सभी दर्शकों एवं व्यूवर्स को कॉमिक्स राजा का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत व अभिनंदन। मित्रों आज मैं आपके लिए कॉमिक्स लेके आया हूँ चाचा चौधरी और मुर्गी चोर, जो कि एक डायमंड कॉमिक्स की पेशकश है। और इसके लिए मित्रों हम डायमंड कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी बदौलत हम यह कॉमिक्स आप लोगों तक इस चैनल के माध्यम से प्रस्तुत कर पा रहे हैं। तो एक बार फिर से मित्रों डायमंड कॉमिक्स का तहे दिल से शुक्रिया। तो चलिए मित्रों शुरू करते हैं आज की कॉमिक्स चाचा चौधरी और मुर्गी चोर। कार्टूनिस्ट प्राण को तो आप जानते ही होंगे मित्रों, जिन्होंने चाचा चौधरी नामक कैरेक्टर की खोज की थी डायमंड कॉमिक्स के लिए और उसको इतना फेमस किया कि आपको याद ही होगा 19 के दशक में हर बच्चे, हर बुजुर्ग के ज़बान पर, हर नौजवान के ज़बान पर चाचा चौधरी का ही नाम हुआ करता था। तो चलिए मित्रों आज की कॉमिक्स मुर्गी चोर। एक दिन दास मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, होला मैं भी भूख मिटाने की कोई तरकीब सोच रहा हूँ, क्यों ना इस खरेती की मुर्गी चट कर जाएं। पर मुर्गी का चिल्लाना सुनकर उसका मालिक दौड़ आएगा और हम पकड़े जाएंगे। मेरी यह कौड़ी कमाल दिखाएगी। यह कौड़ी आटे में लपेटकर मुर्गी को खिलाएंगे। कौड़ी उसके गले में अटक जाएगी और वह बोल नहीं सकेगी। वाह क्या तरकीब निकाली है। मुर्गी आटे में लिपटी कौड़ी खाती है। चलो इसे लेकर भाग चले। कुछ ही देर बाद खरेती घर से निकलता है। मेरी मुर्गी कहाँ गई? खरेती जो भी मुर्गी लाता वह गायब होती रही। दास तेरी कौड़ी ने तो हमारे रोज़ के खाने का इंतजाम कर दिया भाई। तब खरेती हार कर चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। मित्रों एक दिन, चौधरी साहब हर रोज़ मेरी मुर्गी गायब हो जाती है, मैं क्या करूं? चाचा चौधरी दाल में ज़रूर कुछ काला है, अपना कान इधर लाओ, जैसा कहता हूं वैसा करो। समझ गया चाचा जी। चाचा चौधरी उसके कान में कुछ कहते हैं और खैरती लाल कहता है समझ गया। अगले रोज़, आज की मुर्गी काफ़ी मोटी है, देखते क्या हो, डालो कौड़ी। वह उसे खा गई, पकड़ लो इसे, भाग चलो यहाँ से। और वो भाग चलते हैं। यह क्या, इसके पैर से रस्सी बंधी है? रस्सी का दूसरा सिरा खैरती के पैर से बंधा था। पकड़ा। ओह, मुर्गी को फेंको और सिर पर पाँव रख कर भागो। कहाँ जाते हो? जब इतने दिनों तक मुर्गियाँ खाई है तो कुछ दिन जेल की हवा भी खाओ। चाचा चौधरी उन्हें आगे से रोक लेते हैं और इस तरह से मुर्गी चोर पकड़े जाते हैं मित्रों। चलिए मित्रों अगला भाग है अंगारा की चाल। उसे पकड़ो। कार से कोई बोलता है चाचा चौधरी को पकड़ने के लिए। उस कार में बैठो। वो चाचा चौधरी को गन दिखाता है। चलो बैठ जाओ। चाचा चौधरी कार में बैठ जाते। चीफ अंगारा खुश होगा। वह उसे लेके एक किले में जाते हैं। चीफ अंगारा, हम एक शिकार लाए हैं। हो, इसकी बीवी को फ़ोन करो कि अपने पति को छुड़ाने की कीमत दे। हेलो, 2 करोड़ ले आओ और अपने पति को ले जाओ। शायद उसकी पत्नी पैसा लेकर आई है। ठाक ठाक, मैं जनरल स्टोर वाला हूँ। चाचा चौधरी ने दाल चावल चीनी चाय का उधार देना है। उसने बिजली का बिल नहीं चुकाया है। कपड़ों की धुलाई के पैसे बकाया हैं अभी। किस कंगाल को पकड़ लाए, निकालो उसे। बाय, चलता हूँ। और ये चाचा चौधरी चल पड़ते हैं। दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए, इस बार डबल चौकन्ना रहना होगा। जनाब क्या टाइम हुआ है? 11:50। क्या यह सही समय है? मेरी घड़ी गलत नहीं हो सकती। 2 लाख रुपए की है तो आप अमीर आदमी हैं। कोई शक? मेरे पास 15 करोड़ का बंगला, 10 करोड़ का बैंक बैलेंस, इम्पोर्टेंट कारें, ज्वेलरी, इंडस्ट्री वगैरह सब कुछ है। तो फिर हमारी कार में बैठो। उसे गन दिखाते हैं। चलो चलो अड्डे पर। चीफ अंगारा, यह मालदार आदमी है। तो फिर इसकी पत्नी को 20 करोड़ के लिए फ़ोन करो। राकेट उसे पकड़ कर आओ। राकेट बॉल की तरफ जाता है। चाचा चौधरी के घर चलो। चाचा चौधरी, डाकू अंगारा ने मेरे पति का अपहरण कर लिया है और वह उसकी आज़ादी की कीमत मांग रहा है। फिक्र ना करो बहन, वह सही सलामत वापस आ जाएगा। डग डग चलो, इससे पहले कि डाकू बंधक को नुकसान पहुंचाए। हमें वहां पहुंचना है। लगता है रुपया आ गया। ठक ठक दरवाजे पे तभी ठक ठक की आवाज़ होती है। फिरौती की रकम से हम मालामाल हो जाएंगे। सॉरी मित्रों, फिरौती की रकम से हम मालामाल हो जाएंगे। तुम, क्या पैसा नहीं चाहिए? कहाँ है वह? 20 करोड़ रुपया क्या मेरे हाथों में आएगा? तो वह कहाँ है? उसमें देखो, उस ट्रक के अंदर। पैसा?
तभी अंदर से साबू निकलता है और वह कहता है धोखा। साबू से एक पंच मारता है, धड़ाक, मारो इसे। रेट टट 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 गोलियां चलती है पर साबू ने उछाल कर दूर फेंक देता है। हटो मच्छरों, दूर हटो। आओ चले, घर पर आपकी पत्नी इंतजार कर रही है। और इस तरह से चाचा चौधरी उसको छुड़ा करके ले जाते हैं और उनकी किडनैपिंग फेल हो जाती है मित्रों। अगला भाग है मित्रों ब्लैक के टिकट्स। ठिंगू मास्टर क्या हो गया? क्या किसी से मार पिटाई हो गई तुम्हारी जो फटे हला रहे हो? नहीं चाचा जी, मैं क्रिकेट टेस्ट का टिकट लेने गया था, खिड़की पर इतनी भीड़ थी कि कपड़े फट गए मेरे। तो फिर टिकट मिला कहाँ? जब मैं टिकट खिड़की तक पहुँचा सारे टिकट बिक चुके थे। कोई बात नहीं, कपड़े बदल कर आओ, मैं तुम्हें क्रिकेट मैच दिखाऊंगा। वह कपड़े बदल कर आता है। लेकिन चाचा जी क्रिकेट टेस्ट कैसे देखेंगे? वहाँ तो सारे टिकट्स बिक चुके हैं। तुम मैच देखने से सरोकार रखो, लेकिन ब्लैक में नहीं खरीदना, बिल्कुल नहीं। चलो क्रिकेट टेस्ट ग्राउंड के बाहर। 10 वाला 100 में, 10 वाला 100 में, मुझे दो, लो 100 रुपया मुझे दो। भाइयों मेरे पास टिकट्स हैं सिर्फ 2 और ख़रीदने वाले बेशुमार। मैं टिकट्स नीलाम करता हूँ, जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा ये उसी का। 100 रुपया, 125, 150, 200, 300। पब्लिक चिल्लाती है मित्रों। 1000, 1 2 3, ये टिकट्स तुम्हारे, ये लो टिकट्स। और ये रही 10-10 के 100 नोटों की गड्डी। और ठिंगू मास्टर क्रिकेट टेस्ट देखें, लेकिन आपने वायदा किया था कि आप टिकट्स ब्लैक में नहीं खरीदेंगे। मेरा नाम क्या है? ठिंगू मास्टर कहता है चाचा चौधरी। तो बस मैं कभी कोई चीज़ ब्लैक में नहीं खरीदता, मैच देखो। उधर गेट के बाहर वह गड्डी खोलता है। मैं लुट गया। इस गड्डी में ऊपर वाला और नीचे वाला बस 2 10-10 के नोट थे, बाकी सब रद्दी कागज़। तुम जैसे ब्लैकमेल मार्केटिए का यही हाल होना चाहिए। पब्लिक कहती है और हंसती है, हा हा हा। इस तरह से मित्रों चाचा चौधरी उसे बेवकूफ़ बनाते हैं। अगला भाग है चाचा चौधरी की भैंस। वाह, इतवार का दिन और टीवी पर मनोरंजक प्रोग्राम उठने को जी ही नहीं चाहता। विनी कहती है चाचा चौधरी के घर के बाहर, पोंगलू देखो, अपने ऊपरी मंजिल के कमरे में चाचा चौधरी टीवी देखने में व्यस्त है। गोंगलू, उससे हमें क्या सरोकार है? क्यों ना बाहर से हम चाचा चौधरी की भैंस लेकर चंपत हो जाएं, मुफ्त का दूध मक्खन खाने को मिलेगा। मगर गोंगलू, भैंस तो रस्सी से बंधी है। रस्सी को खूंटी से खोलकर हम भैंस को लेकर 9 to 11 हो जाएंगे। चाचा चौधरी टीवी देखता रह जाएगा। रस्सी उधर जा रही है, खूंटी भी उधर होगी। रस्सी और आगे जा रही है, शायद खूंटी मकान के पीछे होगी। पता नहीं चाचा चौधरी भैंस को इतनी लंबी रस्सी क्यों बांधता है। रस्सी और भी आगे जा रही है, लेकिन अब यह ख़त्म होने वाली है। तभी वो उनकी नज़र साबू पर पड़ती है, जो कि रस्सी का दूसरा सिरा पकड़े हुए था। बाप रे भागो साबू, हा हा। दोनों दुम दबा के भाग लेते हैं और साबू हंस रहा होता है, हा हा हा। चाचा की घड़ी। अगला भाग है मित्रों। एक दिन बिनी कहती है, मुझे लगता है कि आपकी घड़ी खड़ी हो गई है। नहीं तो यह चल रही है, टिक टिक टिक, हा हा हा। झूठा, अगर चलती होती तो अब तक कहाँ की कहाँ पहुँच गई होती, आपकी कलाई पर ना रहती। तभी कहता है चाचा चौधरी, चलो साबू बाहर चले। साबू हंसता है, साबू आओ चले, डगडग को शहर का चक्कर लगवा कर आते हैं। जिस तरह मैं बिना व्यायाम के नहीं रह सकता, वही हाल डगडग का है। ओह, वह लड़की मुझे रुकने का इशारा कर रही है। क्या बात है बेटी, मैं मुसीबत में हूँ, मेरी मदद कीजिए। उस कार के लोग मेरा अपहरण करना चाहते हैं। रुकाओ, बचाओ। अरे छोड़ो मुझे। हमारा चीफ फिगोना जो उस कार में बैठा है, उस लड़की से शादी करना चाहता है। वह बूढ़ा गैंगस्टर मुझे पसंद नहीं है। तुम्हें जवाब मिल गया भाई। हमारा चीफ जिसे पसंद कर लेता उसे नहीं छोड़ता। तुम गोली नहीं चला सकते। लड़की को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो ओह, हम ज़मीन से ऊपर उठ रहे हैं। तभी साबुन को पकड़ करके ऊपर उठा देता है ज़मीन से और अपने बाजुओं में उन्हें जकड़ लेता है। मेरे साथियों को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सीना गोलियों से छलनी कर दूंगा। तभी उनका बॉस साबू पर गन तान लेता है और यह कहता है। तभी पीछे से चाचा चौधरी अपनी छतरी के डंडे से एक वार करते हैं उस बदमाश के ऊपर। धड़ाक। इंस्पेक्टर, संभालो इन कॉकरोचों को। और तभी साबुन को नीचे फेंक देता है और पुलिस जीप में आए हुए इंस्पेक्टर उनको गिरफ्तार कर लेते हैं। लड़की कहती है, थैंक्स सर, अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम जा सकती हो। इस तरह से उस लड़की को बचाया चाचा चौधरी और साबू ने। अगली कहानी है गज्जू और गजाली। ज्वाला में कर्जे से दबा हुआ हूँ, लेनदार मेरे लिए मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। यह मकान बेच दो, कर्जा उतर जाएगा और मेरे लिए गहने भी बन जाएंगे।
समझे? यह मकान बूढ़े बाप के नाम है। शुक्र है कमबख्त बहरा है, वरना हमारी बातें सुन लेता। वह मकान बेचने को मना करता है। खुसट का दिमाग फिर गया है। अगर तुम मुझे गहने बनाकर देने का वचन दो तो एक तरकीब बताऊं, मैं तुम्हें सैर सपाटे पर भी ले जाऊंगा। बूढ़े को मरवा दो, तुम इकलौते वारिस हो, बाद में मकान बेच देना। वाह, काम बन गया समझो। गज्जू पहलवान, धंधा कैसा चल रहा है? मंदा है। पिछली बार सड़कें पक्की बनाकर हमने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं तुम्हें 2 लाख रुपया दूंगा। एक बूढ़े को मारना है, उसे दिखाओ। वह जा रहा है, मैं उसे रोड रोलर के नीचे देकर पापड़ बना दूंगा। उसकी मौत और मेरी कमाई। साबू संभल कर, सड़क में गड्ढे हैं। बस 1 मिनट में उसका काम तमाम। साबू, उस रोड रोलर को रोको, वो उस बुजुर्ग पर चढ़ा रहा है उसको। तभी साबू गरुड़ रोड रोलर को रोक लेता है। रुको। साबू अपनी मांसपेशियों की सारी ताकत लगाता है और हुब्बा उसे उठा करके दूर फेंक देता है रोड रोलर को। रोड रोलर दूर जाके गिर जाता है और उसके साथ ही मित्रों उस पर चढ़ा बंदा भी नीचे गिर पड़ता है। उस बूढ़े को बचाकर तुमने मौत को दावत दी है। वो साबू पर गन तान लेता है। तभी चाचा चौधरी अपनी पगड़ी उछाल कर मारते हैं उसके ऊपर। धप, आ, पगड़ी दिखा, कमाल। आओ, धड़ाक, साबू से एक पंच मारता है। भागो। वह भाग खड़ा होता है। साबू पीछे से हंस रहा होता है। चाचा चौधरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, मुझसे गलती हो गई। बरखुरदार बुजुर्गों की सेवा करो, मीठा फल मिलेगा, समझे? इसी साथ ये भाग खत्म हुआ मित्रों। अगला, जालसाजी की सजा। पौ, एक बार चाचा चौधरी जा रहे होते थे, पीछे से कार से आवाज आती है, पौ। अरे धमाके, तुम जेल से कब छूट कर आए? अरे चाचा जी, धमाका सिंह, तुम तो फटीचर थे, फिर यह सूट बूट, यह कार, यह ठाट बाट, मुझे आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। यह सब मेरे शौक की वजह से हुआ है। भाई, शौक तो हमने भी पाले हैं, लेकिन हमारी काया पलट नहीं हुई अभी तक। तुम्हारा वह कैसा शौक है लोगों को बेवकूफ़ बनाने का? मैं समझा नहीं। जिस तरह किसी को पान खाने का शौक़ होता है, किसी को गाने बजाने का और किसी को कविता करने का, उसी तरह मुझे दूसरों को बेवकूफ़ बनाने का शौक़ है। सुनो, यह कार मैंने कैसे हासिल की। एक बार मैं कहीं जा रहा था तो एक जगह मैंने कार खड़ी देखी, मुझे यह पसंद आई। मैं कार के मालिक के पास गया। भाई साहब, क्या आप अपनी यह देसी कार मेरी नई इंपोर्टेड मर्सिडीज कार से बदलना चाहेंगे? क्यों मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं, मैंने वह कार बर्लिन से खरीदी थी। जब उसे भारत लाया तो पिताजी ने कहा कि वह कोई विदेशी चीज़ घर में नहीं रखेंगे, इसलिए समस्या खड़ी हो गई है। सौदा पक्का, तुम मेरी कार ले सकते हो। तुम तो मेरी कार में जा बैठे, परंतु तुम्हारी इंपोर्टेड मर्सिडीज कार कहाँ है? उसे जेब से निकाल रहा हूँ। खिलौना? बात इंपोर्टेड मर्सिडीज की तय हुई थी, सो तुम इस पर मेड इन जर्मनी की मोहर देख सकते हो। कार के साइज का जिक्र कभी नहीं हुआ था। अच्छा, चलता हूँ, मुझे और भी काम है। और इस तरह से वो आदमी रोने लगता है और धमाका सिंह वहाँ से चला जाता है मित्रों। इसी तरह मैंने अपने फटे पुराने कपड़ों के बदले में ये नया पैंट कोट लिया, जूते टाई और घड़ी भी हथिया लिए। यह तो धोखाधड़ी है। बस अब एक ही चीज़ की कमी है, रहने के लिए सुंदर सा मकान। धमाके, मेरा कहा मानो और यह जालसाजी छोड़ दो, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अगर शान शौकत से रहना है तो चालाकी से काम लेना पड़ेगा। मेरे पास एक खिलौना है, इसके बदले में मैं सचमुच एक आलीशान इमारत हथिया लूँगा। हा हा हा, यह कहकर वह चल पड़ता है। अच्छा चाचा चौधरी, बॉस, बाय। अगली बार जब हम मिलेंगे तो तुम मुझे खत्म भव्य भवन में बैठा पाओगे, समझे? रास्ते में एक भव्य भवन दिखता है उसे। यह भवन सुंदर है, इसके मालिक से बातचीत की जाए। कहो माँ से अपने 1 मंजिले भवन को मेरी 2 मंजिली इमारत से बदलोगे। जाओ, मेरा समय बर्बाद ना करो। देखते नहीं मैं चीनी फिलोसफर कन्फ्यूशियस की किताब पढ़ रहा हूँ। कन्फ्यूशियस की किताब तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो भाई, मगर 2 मंजिला पाने का चांस अगर हाथ से निकल गया तो दोबारा नहीं आएगा, समझे? सच कह रहे हो? बिल्कुल 100%। तो फिर आगे के दरवाजे से अंदर आ जाओ। काम बन गया। रहने के लिए इस भवन से बेहतर और क्या होगा। यह कह के धमाका सिंह चला जाता है अंदर। मैं इस भवन का नाम लिख रहा हूँ, देखते जाओ। पेंटर साहब, अब तो मैंने इसी भवन में रहना है, अभी कभी भी देख लूँगा। मैं अंदर चलता हूँ, आप अपना काम जारी रखो। बड़े अजीब अजीब लोग आते हैं यहाँ, आखिर आए भी क्यों ना। यह कार तो धमाके की है, वह यहीं कहीं होगा। चाचा चौधरी की नज़र पड़ती तभी बाहर खड़ी कार पे। चाचा चौधरी, मुझे बचाओ। क्यों धमाके? क्या रहने के लिए तुझे भवन नहीं मिला? मिला, फिर क्यों रो रहा है? इस भवन में अपनी मर्जी से अंदर आ तो सकते हैं, मगर मर्जी से जा नहीं सकते। चाचा जी, मैं फंस गया, मुझे निकालो, मेरी तौबा।
1 मिनट मैं आगे जाकर देखता हूँ यह भवन है क्या, आखिर चीज़ क्या है। चाचा चौधरी जाते हैं और देखते हैं पागल खाना। इस तरह से वो पागल खाने में फंस जाता है। अगली कहानी है लच्छा और कच्छा। एक दिन बिनी चाचा चौधरी घूम रहे होते हैं सुबह सुबह। आज मौसम कितना सुहावना है। भाई लच्छा, उस लाल पगड़ी वाले को लूटना चाहिए ताकि पैसे आएँ। लोग सवेरे पार्क में सैर करने आते हैं, शॉपिंग नहीं जो उनकी जेबें भरी होंगी, समझे। कच्छा, तुमने लूटने का टाइम गलत चुना है, क्योंकि सुबह सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, उनके पास पैसा थोड़ी होगा। लेकिन उस महिला ने ज्वेलरी पहन रखी है, तुमने देखा। हाँ, उसके जेवर काफ़ी पैसों में बिक जाएंगे। सारे जेवर उतार कर रख दो। गर गर, तभी पीछे से रॉकेट गर गर करता है और उन पे कूद पड़ता है। भागो, वाह वाह, भागो। हम उस कुत्ते को दूध पिलाते हैं, जब तक वह व्यस्त होगा हम उस महिला को लूट लेंगे। वह कुत्ते को दूध देता है रॉकेट को। अब शिकार के पास जाना चाहिए और वह चाकू लेके चला जाता है। अपने जेवर उतारो। जेवर तो नकली है, तुम यह कीमती घड़ी ले सकते हो। चाचा चौधरी कहते हैं, ठीक है, इसे मेरे हवाले कर दो। यह लूट घड़ी हमें काफ़ी पैसे देगी। तुम्हारी तरकीब काम कर गई। दोस्त, कीमती घड़ी के साथ ऐश करो। रुको, घड़ी चुरा कर भाग रहे हो, तभी एक पुलिस वाला पीछे से आता है। उस घड़ी में एक माइक्रो डिवाइस फिट था, जिससे तुमने जो बोला वह उस इंस्पेक्टर ने अपनी वॉकी टाकी में सुन लिया, समझे। अब कुछ घड़ियाँ जेल में भी गिनो। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है मित्रों। अगला है मित्रों भाग मटर पुलाव। चाचा जी, मटर पुलाव खाने को दिल कर रहा है। साबू, अगर कुछ खाना है तो हमें घर की तरफ चलना चाहिए। चलो चलते हैं। हम चलते हैं घर, वहाँ तेरी चाची गर्मा गर्म हमें मटर पुलाव बनाकर खिलाएगी। तो फिर हमें जल्दी पहुँच जाना चाहिए क्योंकि मुझे बड़ी भूख लगी है। लो, हम पहुँच गए। अरे भगवान, आज हमारा मटर पुलाव खाने को दिल कर रहा है। मुंह उठाया और आ गए मटर पुलाव खाने। घर में चावल का एक दाना भी नहीं है और गैस भी खत्म। इस समय खाने को कुछ नहीं मिल सकता, समझे। लेकिन मुझे और साबू को बड़ी भूख लगी है। देखो, अगर मटर पुलाव खाना है तो 10 किलो चावल, 5 किलो हरे मटर, ईंधन और घी लाना होगा। इनमें से अगर कोई भी चीज़ ना आई तो मटर पुलाव नहीं बन सकता। चल भाई साबू, इन चीज़ों को कहीं से इंतजाम करें। भूख इतनी तेज़ लगी है कि अगर इस समय सूखे चने भी खाने को मिल जाते तो उन्हें सेव समझता। चाचा जी, सेठ दमकल दास, माना कि तुम्हारे दोस्त लालगरी का परिवार खाने पर आ रहा है, पर तुमने मटर पुलाव इतना बना लिया है जैसे कोई बारात जिमने आ रही है। सेठानी लालमणि का परिवार किसी क्रिकेट टीम से कम नहीं है और वे खाते भी दिल खोल कर हैं, इसलिए इतना खाना उनके लिए बनाना मुनासिब है। ट्रेन ट्रेन, तभी फ़ोन आता है। मैं टेलीफोन सुनकर आया। हेलो, क्यों? लालगनी का टेलीफोन था। वह कह रहा था कि अचानक काम पड़ जाने की वजह से आज उसका परिवार खाने पर नहीं आ सकेगा। इतने सारे मटर पुलाव का क्या करेंगे? खाना फेंकना ठीक नहीं, कहीं दूसरे खाने वालों को घेर कर लाता हूँ। ये 2 ही दर्जन के बराबर खाने वाले लगते हैं, वह सोचता है रास्ते में। महानुभावों, मेरे यहाँ स्वादिष्ट मटर पुलाव बना पड़ा है, मगर कोई खाने वाला नहीं मिल रहा। अगर आप दोनों मेरे मेहमान बने तो बड़ा एहसान होगा। ईश्वर, तेरी अजीब लीला है। चाचा चौधरी कहते हैं, नहीं खाने वाले हैं तो खाना नहीं, कहीं खाना है तो खाने वाले नहीं। चल साबू, आज सेठ जी के यहाँ ही मटर पुलाव खाया जाए। अंदर आ जाइए, मेरा साथी बाहर ही रहेगा। लो, तुम वहीं खाओ। अंदर, वाह सचमुच स्वादिष्ट है। बाहर, आखिर ईश्वर ने सुन ही ली। पास ही, बसनोक, मेरी नाक में मटर पुलाव की खुशबू आ रही है। जिखोब, करीब ही एक लंबा आदमी वह खा रहा है। मेरे हाथ में बंदूक है और फिर वह बदतमीजी से अकेला खाए जा रहा है। मैं उससे वह छीन कर लाता हूँ। क्या तुम मटर पुलाव खा रहे हो? हाँ, बड़ा जायकेदार है। वह पूरा बर्तन मेरे हवाले कर दो। 1 मिनट ठहरो, जल्दी। लो, तभी साबू उस बर्तन को फेंकता है। टन। साबू, मैंने बर्तन गिरने की आवाज़ सुनी। बर्तन गिरा तो था पर किसी की सिर पर, लेकिन तुम्हारा मटर पुलाव, वह तो मैं खा चुका था चाचा जी, इसे हटाओ। लो, बाप रे, मेरी गर्दन टूट गई। पत्रिका चोर। एक दिन नई मैगजीन आई या नहीं, डाकिया लेटर बॉक्स में डाल गया होगा। मैं उसे लाता हूँ। चाची, लेटर बॉक्स खाली है, अंधेरा हो गया है। हर हफ्ते कोई हमारी पत्रिका उड़ा ले जाता है। बेनी, क्यों? आसमान सिर पर उठा रखा है। हमेशा कोई उचक्का हमारे लेटर बॉक्स से मैगजीन ले उड़ता है। हो सकता है तुम्हारा वार्षिक चंदा समाप्त हो गया हो या फिर पोस्टमैन की ही पत्रिका हड़प जाता हो। नहीं, हमारा चंदा अभी बाकी है। और यह रहा पोस्टमैन का सवाल। वह ईमानदार व्यक्ति है।
अगर ऐसी बात है तो अगली बार मैं तुम्हारा चोर पकड़ दूंगा। अब जाओ, गर्मा गर्म चाय बना कर लाओ। कुछ दूरी पर, रानो क्या पढ़ रहे हो? पत्रिका। क्या खरीदी है? नहीं, हर हफ्ते ज्यों ही डाकिया चाचा चौधरी के लेटर बॉक्स में मैगजीन डालता है मैं उड़ा लेता हूँ, लेकिन वहाँ तो ताला लगा होता है। मेरे पास मास्टर की यानी सब तालों की चाबी है, ये देखो। मैं चेतावनी देता हूँ कि कभी तो पकड़ा जाएगा। हो अगले सप्ताह। आज पत्रिका आने का दिन है। अगर ऐसे लेटे रहे तो चोर पकड़ लिया तुमने। भाग्यवान, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? जाओ मेरे लिए चाय बना के लाओ। तभी हेल्प, आई एम डाइंग। पकड़ो। चाचा चौधरी अपना भीमसेनी लेटर लेके दौड़ पड़ते हैं। आओ, बिच्छू ने काट लिया। यह रहा पत्रिका चोर। पर तुमने इसे पकड़ा कैसे? मैंने एक बिच्छू पकड़कर लेटर बॉक्स में डाल दिया था। जब पोस्टमैन पत्रिका लेटर बॉक्स में डालता है तो उसका हाथ बाहर रहता है, इसलिए इसने उसे नहीं काटा। लेकिन जब कोई चीज़ निकालता है तो उसे हाथ अंदर डालना पड़ता है, इसलिए चोर ने पत्रिका के लिए ज्यों ही हाथ लेटर बॉक्स में अंदर डाला, बिच्छू ने उसे काट लिया। देखा मित्रों, किस तरह का दिमाग लगाते थे चाचा चौधरी। पिक्सी। रानी साहिबा आ गई, काफ़ी देर से आई हैं। वह पिक्सी को सैर कराने गई थी। रामदीन, क्या चाय और टोस्ट तैयार है? हाँ रानी साहिबा। दार्जिलिंग की स्पेशल चाय, मक्खन टोस्ट, कटलेट्स और बिस्किटें लेकर मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। मेरी आज ही नौकरी लगी है। अगर देर हो गई तो रानी साहिबा कहीं मुझे बर्खास्त ना कर दें। पिक्सी, लो पियो। हैं, मैं समझा था कि चाय और बिस्किट्स रानी साहिबा ने अपने लिए मंगवाए हैं, मगर वह तो उन्हें कुत्तों को खिला पिला रही हैं। तुम यहाँ नए हो ना, इसीलिए तुम्हें हैरानी हो रही है। रानी साहिबा को पिक्सी बहुत प्रिय है, इसलिए वह उसे वहीं खिलाती है जो वह खुद खाती है। यही नहीं, वह उसे क्लब और सैर सपाटे पर भी ले जाती है। मगर एक कुत्ते को खिलाना ही है तो उसके लिए खाना ज़मीन पर डाल दो। डाइनिंग टेबल पर अपने साथ बैठाने की क्या ज़रूरत है? ज़रूरत है, क्योंकि जब से इनके पति की मृत्यु हुई है, यह पिक्सी ही रानी साहिबा की एकांत जिंदगी का साथी है। इनके कोई औलाद नहीं है। क्या रानी साहिबा का कोई और रिश्तेदार नहीं? सिर्फ एक आवारा और अय्यास भाई बक्कू है, जो शहर के दूसरे इलाके में रहता है। वह यहाँ तब आता है जब उसे पैसों की ज़रूरत होती है। बक्कू। बहन, इस बदतमीज पिल्ले को नीचे उतारो। इसको तुमने बहुत सिर चढ़ा रखा है। यह मुझे देखते ही भौंकने लगता है। पिक्सी, शांत हो जाओ। बक्कू, अब कितने पैसों की जरूरत पड़ गई? तुम कैसे समझ गई कि मैं पैसों के लिए आया हूँ? बहन, भाई को ना समझे, यह कैसे हो सकता है? यह लो 10,000 और जाओ। जब तक तुम यहाँ रहोगे पिक्सी का मिजाज बिगड़ा रहेगा। बहन, तुम सचमुच अक्लमंद हो। मुझे बार बार यहाँ आकर मांगना अच्छा नहीं लगता। तुम क्यों नहीं यह सारी जायदाद मेरे नाम वसीयत कर देती? आखिर तुम्हारे मरने के बाद सारा पैसा मुझे मिलने ही वाला है और कोई है ही नहीं जो इतनी संपत्ति का वारिस बने। क्यों, क्या पिक्सी नहीं है? क्या पागल हो गई हो? कोई कुत्ते के नाम जायदाद वसीयत करता है? लालची और मतलब परस्त इंसानों से वफादार कुत्ते बेहतर हैं, रानी साहिबा कहती है। मैं देख लूँगा कि तुम कैसे एक आवारा पिल्ले के नाम वसीयत करती हो। पिक्सी, रात हो गई, मीठे सपनों की नींद, सो जाओ। रानी साहिबा उसे सुला देती हैं। हे भगवान, अगले जन्म में मुझे कुत्ता बनाना, वह नौकर प्रार्थना करता है। वो आधी रात को बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सुबह हो गई। देखूं, पिक्सी उठ गई कि अभी तक सो रही है। पिक्सी गायब थी वहाँ से। पिक्सी अपने कमरे में नहीं है। महल का कोना कोना देखो और उसे ढूंढ कर लाओ। पर्दे के पीछे नहीं है, बेड के नीचे भी नहीं है। रानी साहिबा महल के अंदर और बाहर दूर दूर तक देखा है, मगर पिक्सी का कहीं पता नहीं चला। जब तक मेरी पिक्सी नहीं मिलेगी मैं कुछ नहीं खाऊंगी ना पीऊंगी। हेलो पुलिस स्टेशन। बक्कू, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। क्यों इंस्पेक्टर साहब? यह पुलिस स्टेशन चलकर बताएंगे। रानी साहिबा, अगर आपकी इजाज़त हो तो पिक्सी को ढूंढने का काम चाचा चौधरी को सौंपा जाए। कहते हैं कि उस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज़ चलता है। कुछ भी करो, मुझे मेरी पिक्सी चाहिए। चाचा जी, मैं देख रहा हूँ कि कोई हमारी तरफ आ रहा है। किसी समस्या में उलझा होगा बेचारा। चाचा जी, एक कुत्ते को ढूंढना है। लो, अब हमारी औकात कुत्ते बिल्लियों तक रह गई है। नहीं चाचा जी, उस कुत्ते के साथ हमारी रानी साहिबा की ज़िंदगी टिकी हुई है। वह कुत्ता अगर ना मिला तो रानी साहिबा भूखी प्यासी मर जाएंगी। रामदीन, आगे बोलो। पिक्सी, कुत्ता हमारी मालकिन को इतना प्रिय था कि वह करोड़ों की जायदाद उसके नाम पर वसीयत लिखने को तैयार हो गई। कल रात को वह कुत्ता अचानक गायब हो गया। पुलिस ने रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू को पकड़ लिया है। बक्कू का नाम सुना है। रामदीन, आओ चले। चाचा जी, क्या मैं भी आऊँ? नहीं साबू, कुत्ता ढूंढना है, किसी शेर से लड़ाई नहीं करनी। क्या हम गलत रास्ते नहीं जा रहे हैं? उधर तो पुलिस स्टेशन है। मैं ठीक रास्ते जा रहा हूँ। पहले मुझे एक निर्दोष आदमी को छुड़ाना है। आइए चाचा जी, आज इधर कैसे? इंस्पेक्टर साहब, मैं रानी साहिबा के कुत्ते के सिलसिले में आया हूँ।
बड़ा सीधा सा केस है। रानी साहिबा उस कुत्ते को अपनी जायदाद का वारिस बनाना चाहती थी। रानी साहिबा के आवारा भाई बक्कू ने उसे कुत्ते का अपहरण कर उसे मार दिया ताकि रानी साहिबा की मौत के बाद बक्कू अकेला करोड़ों की जायदाद का वारिस बन सके। बक्कू कहाँ है? हवालात में, चलिए मैं आपको मिलवा दूंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं बक्कू की जमानत देता हूँ, आप पछताएंगे। मैं जैसा कहता हूँ वैसा करिए। आओ, तुम आज़ाद हो जाओ। रानी साहिबा, गमगीन मत होइए। जहाँ आपने कुत्ते को आखिरी बार देखा वहाँ ले चलिए। क्या नाम बताया था उसका? पिक्सी। चौधरी साहब, मैंने पिक्सी को आखिरी बार यहाँ सुलाया था। रसोई घर में से एक मटन की हड्डी मंगवा दीजिए। हम कुत्ते को यहाँ तलाश चुके हैं। जब तक वह यहाँ नहीं है तो हड्डी कौन खाएगा? जैसा कहता हूँ वैसा कीजिए। लीजिए, यह रही हड्डी। पिक्सी। रामदीन, तुम तो कहते थे कि इस आदमी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है, मुझे तो यह कोई बावला नजर आ रहा है। पिक्सी, चाचा चौधरी चिल्लाते हैं। रानी साहिबा, वह आदमी अपने काम में कभी फेल नहीं हुआ। पिक्सी। भौं भौं भौं, तभी आवाज़ आती, भौं भौं भौं, और पिक्सी आ जाती है बाहर। रानी साहिबा संभालिए अपने कुत्ते को। लर्प लर्प, और वह हड्डी चाटने लगती है। रात को बर्फीला तूफान आया था। ठंडी हवाएं खिड़की के टूटे शीशे से होकर अंदर आती नहीं। पतली चादर में कुत्ता ठिठुर गया और दूर पड़ी रजाइयों में जा छिपा और देर तक सोता रहा। नौकरों ने सारे कोने तलाश लिए मगर रजाइयाँ उठाकर ना देखी। हड्डी की खुशबू कुत्ते के नथनों में पहुंचते ही वह उछल कर आ गया। चाचा जी, मेरी एक जिज्ञासा दूर करते जाइए। आपको कैसे पता चला कि बक्कू निर्दोष है? तुलसी पनवाड़ी ने मुझे सुबह बता दिया था कि बक्कू सारी रात उसके यहाँ बैठा ताश खेलता रहा। एक आदमी एक समय में दो जगह तो हो नहीं सकता, समझे? और इस तरह से चाचा चौधरी ने पिक्सी को खोज डाला। अगली कहानी है रानी सैनीब। दूर एक टापू कोला मसर में। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैं रानी सैनाब का पति हूँ। कभी थे। नौजवान रानी सैनाब ने तुम्हें से शादी की, तुम्हें राजकीय आराम और वैभव दिए, मगर अब रानी तुमसे ऊब गई है, इसलिए हमेशा के लिए छुटकारा पाने के लिए तुम्हें ले जाया जा रहा है। तुम्हें ईश्वर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि तुम एक शाही मौत मर रहे हो। ऐसी मौत बहुत कम लोगों को नसीब होती है, समझे? कोलामसर की रानी सैनीब। मंत्री, अब तक कितने आदमी मुझसे शादी कर के मर चुके हैं? महारानी, राजकीय आंकड़ों के अनुसार अब तक 24 आदमी यह श्रेय प्राप्त कर चुके हैं। अब मैं नई शादी करना चाहती हूँ। विश्व के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम इस किताब में दर्ज हैं, आप जिसे चाहें चुन लें। इस पृष्ठ पर चाचा चौधरी और साबू के नाम दिए हैं क्योंकि ये दोनों अक्सर इकट्ठे रहते हैं। चाचा चौधरी बुद्धिमानी के लिए और साबू ताकत के लिए मशहूर है। वो उन दोनों को पकड़ लाओ। देखने के बाद मैं चुनाव करूंगी कि किससे शादी की जाए। उधर, आहा, पता नहीं इस छोटी शीशी के अंदर क्या है। अरे साबू, इस शीशी को छोड़ दो। मेरे साइंसदान दोस्त प्रोफेसर जेड ने एक अद्भुत इत्र का आविष्कार किया है। इसे शीशी में वह भरा है। यह गधा रोनी सूरत लिए घूम रहा है क्योंकि आज इसके मालिक ढोलू कुमार ने डंडों से इसकी मरम्मत कर दी। मैं उस उदास गधे को यह इत्र सुंघाता हूँ। हा हा हा, गधा हंसने लगता। हो। इस इत्र की सुगंध नाड़ी द्वारा हमारे मस्तिष्क के उस हिस्से को क्रियाशील कर देती है जिसका संबंध हंसने से है। जब तक यह सुगंध उसकी नाड़ी में बसी रहेगी वह गधा हंसता रहेगा, समझे? चाचा चौधरी, हमारे टापू कोला मसर में यह फल खाइए, आपको स्वादिष्ट लगेंगे। इस फल का अजीब स्वाद है, जैसा पहले कभी ना चखा हो, पर है मज़ेदार। दोनों बेहोश हो गए। दोनों को बांधकर कोला मसर ले चलो। उन्हें हेलीकॉप्टर से लटका कर ले जाया जाता है। हेलीकॉप्टर तेज नहीं उड़ सकता क्योंकि लंबा आदमी काफ़ी भारी है। रानी सैनीब शादी के लिए पता नहीं कैसे कैसे अजीब आदमियों को चुनती है। होश आने पर दोनों में से यह छोटा आदमी तीक्ष्ण बुद्धि वाला और तजुर्बेकार लगता है। इस बार मैं इस आदमी से शादी करूंगी क्योंकि यह अकल में दूसरों से श्रेष्ठ है। हमें धोखे से यहाँ लाया गया, चाचा चौधरी कहते हैं, और तुम्हें अपने भाग्य को सराहना चाहिए क्योंकि तुम मेरे 25वें पति होने जा रहे हो। शादी के बाद तुम्हें वह सब शानो शौकत मिलेगी जो एक राजा को मिलती है, और जब रानी का दिल ऊब जाएगा तो मुझे मार डाला जाएगा, जैसे खिलौने से दिल भर जाने के बाद बच्चा उसे तोड़ डालता है। ऐसी मौत पाने के लिए कई नौजवान ललायित रहते हैं, समझे? रानी सैनीब, शादी पर मेरी तरफ से इत्र का यह तोहफा कबूल करो। सचमुच तुम अक्लमंद हो। आहा, इस इत्र की भीनी भीनी सुगंध मेरे दिल और दिमाग पर छा रही है। जैसे रानी उस इत्र को सूंघती है उसके बाद वो हंसने लगती है। ये 2 ही दर्जन के बराबर हंसने लगती है मित्रों। इत्र की शीशी जैसे वह सूंघती है वो हंसने लगती है, और हंसते हंसते वो
बेहोश होने लगती है और वहाँ से चाचा चौधरी और साबू भाग निकलते हैं। इसी के साथ मित्रों यह कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। आगे दीजिए मित्रों कॉमिक्स राजा को। चाचा चौधरी के अगले पार्ट्स में फिर मिलेंगे आप लोगों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।